नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बेहुदा हरकत की, एक बार फिर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, एक बार फिर गालियां दी। 2 दिन पहले नीतीश ने विधानसभा में महिलाओं का अपमान किया था, महिलाओं को लेकर अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया था। आज उन्होंने विधानसभा में एक सीनियर महादलित नेता को अनाप शनाप बोला। मुख्यमंत्री तू तड़ाक पर उतर आए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पागल, सेंसलेस, न जाने क्या क्या कह दिया। नीतीश कुमार का जो रूप पिछले 3 दिनों में दिखा, उसकी उम्मीद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे किसी शख्स से कोई नहीं कर सकता। नीतीश ने विधानसभा में जीतन राम मांझी से कहा, इसको मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया, ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी गधा पचीसी थी जो इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब ये बीजेपी के पीछे भाग रहा है, गवर्नर बनना चाहता है, इसको कुछ पता भी है, इसको कुछ सेंस भी है, कुछ भी बोलता रहता है। सोचिए, ये वो अल्फाज हैं जो नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कार्रवाई के दौरान एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहे। नीतीश का यह रूप देखकर आज स्पीकर से लेकर सदन में मौजूद सभी विधायक, विजिटर्स गैलरी में बैठे आम लोग, प्रेस गैलरी में बैठे रिपोर्टर्स के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी के नेता भी हैरान रह गए। स्पीकर ने टोका। नीतीश के बगल में बैठे संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने हाथ पकड़कर उन्हें बिठाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार रुके नहीं, बोलते गए। एक बार नहीं, बार बार करीब 3 मिनट तक नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बुरा भला कहा। मांझी ने मैच्योरिटी दिखाई, समझदारी दिखाई, कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, लेकिन नीतीश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब बीजेपी के नेताओं ने उनकी इस भाषा का विरोध किया तो नीतीश ने एक बार फिर वही बातें दोहरा दी और इसके बाद तो भारी हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्रवाई हंगामे के बीच चलती रही। सरकारी बिल पास हो गए, फिर कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन नीतीश की बयानबाजी एक बार फिर बिहार में बड़ा मुद्दा बन गई। बीजेपी ने महादलित के अपमान को बड़ा इशू बना दिया। अब इसका राजनीतिक असर क्या होगा? नीतीश को जीतन राम मांझी पर इतना गुस्सा क्यों आया? और अब कैसे आरजेडी और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को डिफेंड करने में लगे हैं? इन सब की बात करेंगे आज की बात में। नीतीश कुमार की बदतमीजी से पहले सबसे बड़ी खबर यह थी कि आज बिहार सरकार ने नौकरियों में, कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में 75%, 75% आरक्षण होगा। इस बिल का किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। आरजेडी और जेडीयू के विधायक आरक्षण की लिमिट बढ़ाए जाने से उत्साहित थे। इसी विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण पर मांझी बोलने के लिए खड़े हुए। कुल 1.5 मिनट बोल पाए और अचानक मुख्यमंत्री खड़े हो गए। नीतीश कुमार गाली गलौज करने लगे। तो सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आज नीतीश कुमार ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक महादलित को किस शर्मनाक लहजे में अपमानित किया। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे,
तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। तब कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? नीतीश का अंदाज बहुत शर्मनाक था, अशोभनीय था, अमर्यादित था, चीफ मिनिस्टर की पद की गरिमा के खिलाफ था। नीतीश ने सिर्फ जीतनराम मांझी को बेइज्जत नहीं किया, उन्होंने स्पीकर और विधानसभा को भी अपमानित किया, अपने पद को कलंकित किया। नीतीश कुमार इस अंदाज में बोल रहे थे जैसे पुराने जमाने में साहूकार गरीब और छोटी जाति के लोगों को अपमानित करते हैं, उन्हें अपना गुलाम समझते थे। नीतीश के इस रुख पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक हैरान थे, वो चौंक गए। चीफ मिनिस्टर को उनके अपने मंत्रियों ने रोकने की कोशिश की, स्पीकर ने शांत रहने को कहा, लेकिन नीतीश कुमार रुके नहीं। सत्ता पक्ष के विधायक अपने सबसे बड़े नेता के खिलाफ कैसे बोलते? खामोश बैठे रहे। लेकिन बीजेपी के विधायकों ने जीतनराम मांझी के अपमान का विरोध किया, सदन में हंगामा हुआ, नीतीश के खिलाफ नारे लगे, बीजेपी विधायक वेल में आ गए, तो भी नीतीश को गलती का एहसास नहीं हुआ। वो विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा से भिड़ गए, कहा कि जीतनराम मांझी इतना अच्छा लग रहे हैं तो इन्हें गवर्नर बना दीजिए, ये गवर्नर बनने के लिए ही तुम लोगों के पीछे पीछे टहल रहा है। इसके बाद उन्होंने फिर वही सब दोहरा दिया जो उन्होंने पहले कहा था। अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए, और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप बैठिए। कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? आप बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए। नहीं, बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहाँ नहीं बना देते हो उसको? ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है, आप जान लीजिए। ये कोई काम का आदमी नहीं है। प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2000 इसके लिए इसको हटवाए, जो इसके पक्ष में लेना चाहिए। आप ये चाहता है गवर्नर बनना, हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहाँ नहीं बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि जीतनराम मांझी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे नीतीश को इतना गुस्सा आ गया। वो ये भी भूल गए कि वो विधानसभा में बैठे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। असल में बिहार सरकार ने आज विधानसभा में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर बिल पेश किए थे। पहले नौकरियों में आरक्षण की लिमिट 75% करने का बिल पेश हुआ। जीतनराम मांझी उस पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिल पेश हुआ, तो स्पीकर ने मांझी को बोलने का मौका दिया। मांझी ने बहुत शालीनता से अपनी बात कही, कहा, हुजूर, उन्हें लगता है कि जातिगत जनगणना में सिर्फ कागजी काम हुआ है, इसलिए जिन्हें वास्तव में रिजर्वेशन की जरूरत है उन्हें इन आंकड़ों से न्याय नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। और इसके बाद मांझी ने कहा, प्रोविजन तो यह है कि हर 10 साल में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि जिन वर्गों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, क्या वाकई में उनको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। सरकार ने अब तक ये नहीं किया, इसलिए सिर्फ आरक्षण की सीमा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बस जीतनराम मांझी इतना ही बोल पाए थे कि नीतीश कुमार खड़े हो गए और मांझी को
गालियां देना शुरू कर दिया। इसमें कई एक पहलू है महोदय, उसको देखना चाहिए। हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, क्योंकि जनसंख्या की बात आई है, जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है। वो गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुंचे ही नहीं है, टेबल वर्क किया गया है। तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता है, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं हुजूर, क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था सात पार्टी में। इसके बाद नीतीश ने क्या क्या कहा, कैसे हंगामा हुआ, ये मैंने आपको शुरू में दिखा दिया। जीतन राम मांझी ने नीतीश को सदन में कोई जवाब नहीं दिया। वो दुखी हो गए, सदन से बाहर चले गए और इसके बाद हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बीजेपी के विधायकों ने जीतन राम मांझी के साथ हुई बस सलूक के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। थोड़ी देर बाद जीतन राम मांझी सामने आए। उन्होंने कहा उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो 10 साल पहले थे। उन्हें नीतीश की बात सुनकर बुरा नहीं लगा, दुख हुआ, क्योंकि नीतीश कोई आम इंसान नहीं है। वो बिहार के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और एक चीफ मिनिस्टर सदन में दूसरे नेता से तू तड़ाक की भाषा में बात करे, पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान करे, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। मांझी ने कहा उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें नाराजगी की नहीं इलाज की जरूरत है। बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं। बाद हम जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो वैसा न करके राजहित में ऐसा ऐसा निर्णय ले रहा है, अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। निश्चित रूप में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा। तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं, उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जीतन राम मांझी के बाद उनके बेटे संतोष सुमन ने मोर्चा संभाला। संतोष सुमन ने कहा नीतीश कभी महिलाओं का अपमान करते हैं और कभी दलितों का।
उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। संतोष सुमन ने कहा, नीतीश बिहार के सीएम हैं, ये राज्य का दुर्भाग्य है, उनको जल्दी से जल्दी सत्ता से हटाना होगा। बनाने वाला तो बिहार की जनता है जो बनाई है, और माननीय नीतीश कुमार जी को अभी जो देख रहे हैं हम लोग, लगता है कि उनका बैलेंस खो दिया है। जब माइंड और बॉडी का जो बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाने से आदमी पागल के श्रेणी में आता है, और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस श्रेणी में आ चुके हैं। अब बिहार वासियों को सोचना और हम सबको मिल करके ऐसे लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो गद्दी पर से उतार दे, क्योंकि एक दलित समाज से आए उस व्यक्ति जो इस कार्यकाल में जो आज विधानसभा चालू उसमें सबसे सीनियर मेंबर है, अगर उनको आप इज्जत नहीं दे सकते हैं, महिला को इज्जत नहीं दे सकते हैं, कि दलित समाज के उस सीनियर व्यक्ति को इज्जत नहीं दे सकते जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 80 से लेकर हर पदों पर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप नहीं इज्जत दे सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम दलितों के साथ हमारा अथी है, हम अपनापन है। नीतीश के व्यवहार से उन्हें हर वक्त सपोर्ट करने वाली पार्टियों के विधायक भी खफा हैं। ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा, नीतीश ने एक सीनियर दलित नेता का अपमान किया है। अगर कोई दबंग नेता होता तो उनकी ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं होती। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा कि हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ाने से काम नहीं होगा, रिजर्वेशन का वाजिब हिस्सा हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं थी, सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से क्रोधित हुए उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, तो दोनों नेता हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन क्रोध में आना, गुस्से में आना, जज्बे में आना, ये चेयर का सत्ता का नहीं है, ये विपक्ष का मामला है। विपक्ष का इलेक्शन उसके दरमियान में कैसे आ गया है, ये बड़ा चिंता का विषय है भाई। इस तरह तो गांव के अनपढ़ लोग भी नहीं झगड़ते हैं, गांव की जेठानियां भी इस तरह नहीं झगड़ती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दलित समुदाय से आते हैं मांझी जी, तभी तो आपने उस तरह से किया, और कोई सामंत और होते, कोई बड़े होते तो आपको करने की हिम्मत नहीं होती। दलित का अपमान किया उन्होंने। लोग कह रहे हैं भाई, अभी कई लोग बड़े नेताओं ने कहा कि इनका दिमागी संतुलन जो था पहले की तरह नहीं है, साहस, संजीदगी ये कहीं ना कहीं खो रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ असंतुलन हुआ है इनके साथ। हम तो ये समझते हैं, साहित्यिक तौर पर कहेंगे, मीर एक बड़े कवि रहे हैं, उसने कहा ऐसे लोगों के बारे में, होशो हवास अकलो खिरद सब जा चुके हैं मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की जो संजीदगी थी वो सारी चीज लूट गई है। नीतीश कुमार के इस बर्ताव पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी का इल्जाम है कि नीतीश ने जीतन राम मांझी से इसलिए बदतमीजी की क्योंकि वो एक महादलित हैं और नीतीश के साथ नहीं है। ये बात नीतीश को बर्दाश्त नहीं हो रही। नेता विपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी के सीनियर लीडर जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर गए, उनसे हमदर्दी जताई। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि नीतीश की मानसिक हालत बिगड़ गई है, उसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमीशन बनाया जाना चाहिए। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने भी नीतीश की मानसिक सेहत पर सवाल उठाए। इतने बुजुर्ग नेता के बारे में, खास करके जबकि स्वयं उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही हो, तो इन टिप्पणियों से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो जो उनका मानसिक संतुलन है वो धीरे धीरे वो खो रहे हैं। उन्हें एक सधे राजनेता का जो स्वरूप जो दिखता था उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव आया है। मेंटली लूज हो गए हैं, मेंटली लूज हैं, और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कोई उच्च स्तरीय जांच हो और आखिर ये साजिश कौन कर रहा है उसकी भी जांच हो और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। अनपार्लियामेंट बात कहना, महादलित के बारे में कहना, ये बना दिए हैं भाजपा वाला उनको बनाया है। कभी भाजपा वाला कहा है कि हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, संख्या कम था फिर भी बनाए, लेकिन ये ऐसा अनर्गल अनपार्लियामेंट बोल रहे हैं कि ये मेंटली लूज हो गए। मैंने कई दिन से कह रहा है। जब विवाद बढ़ा तो नीतीश का बचाव करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव सामने आए। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई दलित विरोधी बयान नहीं दिया, वो तो खुद वहां मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार की ये उपलब्धि जनता तक पहुंचे, इसलिए बेवजह का विवाद खड़ा कर दिया। कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे हुए थे भाई। तो ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखो मिलती है। हमारे पिता के बारे में,
हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कोई पहली बात था क्या? ये हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो हम लोग तो सब लोग जो है इस चीज़ को लेकर के आज बहुत खुश है कि आज जो हम लोगों का जो वादा था, जो कमिटमेंट था, जनता के प्रति जो हम लोगों का प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो आप लोग सब लोग जो है आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। अब तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि नीतीश ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या करें, वो सरकार में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर का बचाव करना उनकी मजबूरी है, व्यवस्था है। लेकिन नीतीश ने जो कहा उसका बचाव करना भी बेशर्मी है, क्योंकि नीतीश का व्यवहार हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है और पद की गरिमा के भी खिलाफ है। नीतीश चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जीतन राम मांझी न सिर्फ महादलित हैं, उम्र में नीतीश से बड़े हैं, सियासी अनुभव में नीतीश से ज्यादा हैं। नीतीश को कम से कम उम्र का ख्याल तो रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका भी ध्यान नहीं रखा। जहां तक जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल है, तो शायद नीतीश कुमार भूल गए कि जीतन राम मांझी उनसे ज्यादा बार चुनाव जीते हैं। मांझी पहली बार 1980 में विधायक बने थे, उस वक्त की सरकार में मिनिस्टर थे। नीतीश कुमार पहला चुनाव 1985 में जीते, वो जब विधायक थे उस वक्त भी जीतन राम मांझी मिनिस्टर थे। मांझी कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों की सरकार में मिनिस्टर रहे, लालू और राबड़ी की सरकार में मिनिस्टर रहे, नीतीश के सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन कभी अपने किसी नेता को धोखा नहीं दिया। जबकि नीतीश का पूरा राजनीतिक करियर धोखेबाजी का है। पहले लालू को धोखा दिया, फिर जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, फिर शरद यादव की पीठ में छुरा भोंका, बीजेपी की मदद से कुर्सी पर बैठे, पलटी मारी, लालू की यादव की मदद से चीफ मिनिस्टर बने, फिर पलटी मारी, फिर बीजेपी के साथ आ गए और फिर लालू के साथ चले गए। तेजस्वी नीतीश को पलटू चाचा कहते थे, इसलिए नीतीश को किसी दूसरे के बारे में यह कहने का कतई हक नहीं है कि वो सत्ता और कुर्सी का लालची है। जहां तक मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाने का सवाल है, तो यह भी नीतीश की सियासी चाल थी, ड्रामा था, जिसके चक्कर में मांझी फंस गए थे। नीतीश ने सिर्फ दलितों की हमदर्दी पाने के लिए, वोट पाने के लिए मांझी को कुर्सी सौंपी थी, और जब काम निकल गया तो उन्हें बेइज्जत करके हटाया और फिर खुद कुर्सी पर बैठ गए। ये नीतीश कुमार का चरित्र है, बैकग्राउंड है। लालू यादव ने एक बार नहीं कई बार कहा कि नीतीश के पेट में दांत हैं, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन ये सब राजनीतिक बातें हैं, बिहार की राजनीति में होता आया है, इसलिए नीतीश बचकर निकलते रहे। लेकिन पिछले 2-3 दिन में उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। उन्होंने आज जिस तरह से जीतन राम मांझी को सदन के भीतर अपमानित किया, इससे लगा नीतीश ने वाकई में मानसिक संतुलन खो दिया है। वो एक महादलित को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक बुजुर्ग को, अपने से सीनियर नेता को इस तरह से अपमानित कर सकते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। नीतीश जिस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर उसकी मर्यादा का ख्याल नहीं रख सकते, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने वाले लालू यादव को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कर दिया। हो सकता है नीतीश कल को कहीं गलती हो गई, माफ किया जाए, शर्मिंदा हैं, अपनी निंदा करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये दिखावा होगा, झूठ होगा, क्योंकि परसों उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, कल पूरे दिन हाथ जोड़कर घूमते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन आज उनकी पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में नीतीश के बयान का बचाव कर रहे थे। नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं के बारे में अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया था, बेशर्मी से बात की थी।
जेडीयू के नेता और नीतीश की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी तो एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की किताब लेकर आज विधानसभा में आए। अशोक चौधरी ने विधानसभा में किताब के पन्ने दिखाए और कहा, जो बात नीतीश कुमार ने सदन के अंदर कही वो बात एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में लिखी है। यही बात 12वीं के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने वही बात विधानसभा में कह दी तो कौन सा पाप हो गया? ये महिलाओं का अपमान कैसे हो गया? अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश ने तो महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की थी, फैमिली प्लानिंग में महिलाओं के रोल के बारे में बताया था और उन्होंने विधानसभा में ये बातें कही जहां मैच्योर लोग बैठते हैं। इसमें गलत क्या है? जो बात माननीय नेता ने कहा वो सब बातें इस किताब में लिखी हुई है। अब अपने 12वीं के बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, उन सबको आप एनसीईआरटी के सिलेबस में वो पढ़ाते हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं, जो हाउस में हैं, वो तो परिपक्व लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, ठीक है। जब आप 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बावजूद भी माननीय नेता ने माना कि हमारी बात को लोगों ने ढंग से नहीं लिया है, क्योंकि माननीय नेता प्रजनन दर कैसे घट रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमने लड़कियों को पढ़ा करके उसके प्रजनन दर को कैसे कम किया है, और उस पर माननीय नेता ने कुछ बात कही जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, वही बात माननीय नेता ने कही। बीजेपी का कहना है कि सदन के अंदर वो जगह नहीं है जहां इस तरह की बातें की। नहीं, आप जब आपका हमारा जो जनजातीय गणना के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो अति पिछड़ों का बढ़ा है, वो महादलित का बढ़ा है, तो जो पॉपुलेशन बढ़ा है उसमें अशिक्षा सबसे ज्यादा है। तो माननीय नेता जो इस प्रदेश के एक फादर फिगर हैं, पिता के समान इन 17-18 वर्षों में इस प्रदेश को संभाला है, प्रदेश को बढ़ाया है, अगर वो कोई बात इस तरह की बात कह भी दिया और उसके लिए उन्होंने सदन में माफी मांग लिया और वो कहा कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, हम अपने आप को निंदा करते हैं, उसके बावजूद भी ढपोसंखी लोग भारतीय जनता पार्टी के, जिनका दोहरा चरित्र है, हाथी का दांत खाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, ये लोग माननीय नेता को कह रहे हैं कि शर्म करो। तो इसीलिए तो हमने एनसीईआरटी का बुक लाया है। अशोक चौधरी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, अब नीतीश कुमार की सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं। चौधरी साहब नीतीश के बचाव में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेकर आ गए तो बीजेपी के एमएलसी निवेदिता सिंह ने कहा, मंत्री किताब लेकर आ ही गए हैं तो विधानसभा को सेक्स एजुकेशन का स्कूल बना देना चाहिए। या तो सदन को विद्यालय खोलवा दे, सेक्स विद्यालय, जो पाठ्यक्रम पुस्तक लेके आए हुए थे आज 12th का, तो उनको जानकारी कम है अशोक चौधरी जी को। उनको पता होना चाहिए कि 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है बायोलॉजिकल पढ़ाई। वो शायद पढ़ने के समय ठीक से पढ़े कि नहीं पढ़े हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम लोग पढ़े हुए, तो हाउस में तो सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपर हाउस में, तो किसको जानकारी दे रहे थे अशोक चौधरी जी? तो ओनली वेस्टिंग द टाइम ऑफ हाउस। सर, यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं का चीरहरण कर दिया गया, बलात्कार किया गया सदन में, और आप बोलते हैं कि माफी मांग लिए। आप किसी का बलात्कार कर, किसी की इज्जत लूट कर माफी मांग ले तो आपको माफ कर देगी बिहार की जनता? उनको फॉरगिव करने के मूड में नहीं है और हम लोग उनको माफ नहीं करेंगे। वो अब अचल मुख्यमंत्री होकर रह गए हैं, उनका अब मानसिक संतुलन खो चुका है, उनकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। वो सही अगर सोचते होते तो कभी इस तरह का वक्तव्य वो सदन के अंदर में नहीं दिए होते। नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में जो अश्लील कमेंट किए थे, अगर वो गलत नहीं थे तो उन्होंने माफी क्यों मांगी? अगर वो गलत थे तो अब उनके मंत्री और उनकी पार्टी के नेता इस हरकत को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसे डबल स्टैंडर्ड से महिलाओं की नाराजगी और बढ़ रही है। आज जब अशोक चौधरी नीतीश के बचाव में एनसीईआरटी की किताब लेकर पहुंचे तो महिला विधायकों ने आपत्ति जताई। इसके बाद फिर से नीतीश के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। बीजेपी विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर पैम्फलेट लेकर नारेबाजी की। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीतीश ने अगर मगर लगाकर माफी मांगी है और उनकी पार्टी के नेता उनके बयान को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब नीतीश को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बिहार की जनता की अदालत में जाएगी। हमारे प्रदेश के अभिभावक है, एक जिम्मेवार पद पर है और उन्हें माफी मांगने की जरूरत पड़े, ये अपने आप में शर्मसार करता है। और जब उनकी ऐसी मानसिक स्थिति है
तो उन्हें एक संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ही लोग करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को पूरे देश के अंदर? आज पूरे देश की महिला मर्माहत है, बिहार की हमारी बहन बेटियां मर्माहत है, और आरक्षण दे करके आप मलहम लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आरक्षण दे, हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन आरक्षण के आड़ में, जाति जनगणना के आड़ में इतना आप नशे में चूर हो चुके हैं कि जो मन में आए बोल दीजिएगा, जब आए तब रौन दीजिएगा, ये नहीं चलने वाली है। इसके बाद विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक पैम्फलेट लेकर वेल में पहुंच गए, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। बीजेपी के कुछ विधायकों ने कुर्सियां उठा ली। इसके जवाब में आरजेडी के विधायक भी वेल की तरफ बढ़ने लगे। टकराव की नौबत देखकर मार्शल्स ने आरजेडी के विधायकों को विपक्ष की बेंच की तरफ जाने से रोका। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। हंगामे के कारण जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई तो बाहर जाकर नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने इल्जाम लगाया कि आरजेडी और जेडीयू के विधायक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने विधायकों को उकसा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष डरेगा नहीं, नीतीश और तेजस्वी का इस्तीफा लेकर रहेगा। आप धमकी देंगे, सत्ताधारी दल के लोग बेल में आकर के विधायकों को डराने का प्रयास करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो जंगल राज वाले को भी विदा कर दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चोर दरवाजे से ला करके गुंडा राज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भाजपा डरेगी नहीं, हर बलिदान देने के लिए तैयार है, हर तरह से लड़ेगा गरीबों के उत्थान और विकास के लिए। और आरक्षण का हमने खुल करके समर्थन किया, लेकिन अब ये घबराए हुए हैं, ये लोगों को बरगला रहे हैं, नर्वस हैं, इनकी भाषा बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, इस पद के योग्य नहीं है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जब माफी मांग ली तो ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। माफी के बाद उप मुख्यमंत्री का बयान क्या आया है, उनके पार्टी के ट्विटर से क्या संदेश दिया है? उप मुख्यमंत्री को भी माफी मांगना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री को संगति का असर हो गया है, लाचार बेबस कुर्सी के लिए आत्मसमर्पण कर चुके हैं। विपक्ष ने हमले किए तो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह मैदान में आए। ललन सिंह ने अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं के चुनावी रैलियों के पुराने बयान सुनवाए और कहा जो लोग नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद बार बार महिलाओं का अपमान करते रहे हैं, इसलिए इन लोगों को नीतीश कुमार से सवाल पूछने का, नीतीश का इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खेद व्यक्त कर दिया, उन्होंने महसूस किया कि ये बात हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जरा प्रधानमंत्री जी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का भी सुनाते हैं ऑडियो। कभी खेद व्यक्त किया है क्या उन्होंने? बच्चियों के बारे में कह रहे हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ, कभी खेद व्यक्त क्या प्रधानमंत्री जी? महिलाओं का जो सम्मान नीतीश कुमार जी ने किया है, देश में नहीं पूरी दुनिया में वो उदाहरण है। हाँ, एक सब निकला गलत निकल गया बोलते बोलते, तो उसके लिए तुरंत उन्होंने खेद व्यक्त किया, उन्होंने महसूस किया ये शब्द हमको नहीं बोलना चाहिए। ये बात करेंगे यही लोग, प्रधानमंत्री। लगता है ललन सिंह नीतीश कुमार को रसालता तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेकर तरह तरह की बातें होती रही हैं। तेजस्वी ने पलटू चाचा कहा, बीजेपी ने धोखेबाज कहा, लेकिन पिछले 3 दिन में नीतीश कुमार ने सारी हदों को पार कर दिया। उन्होंने जो कुछ कहा उसने नीतीश कुमार की छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पहले महिलाओं के बारे में अश्लील बातें और अब पूर्व मुख्यमंत्री को गालियां। ऐसा व्यवहार न बिहार के लिए अच्छा है न लालू यादव की आरजेडी के लिए। अगर नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अपने होशो हवास में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार की कमान होना डेंजरस है। अगर नीतीश कुमार का दिमाग ठिकाने पर है, पूरे होश हवास में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये और भी खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लायक नहीं है।
लालू यादव और तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा, वो ऐसे नीतीश कुमार का बोझ कब तक उठाएंगे? ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाले शख्स को कब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे? कब तक अपने राजनीतिक हितों के लिए नीतीश की ऐसी सरकार को चलाएंगे? अब चलते हैं चुनाव के मैदान में। आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की। सतना, छतरपुर और नीमच की रैलियों में मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया, लोगों से अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने को कहा, लोकतंत्र में अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा और इसके बाद मोदी ने राजनीति की बात की। कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत है, इसलिए पोलिंग बूथ पर जाने से पहले ठीक से विचार कर लेना जरूरी है। पार्टियों का, उम्मीदवारों का इतिहास, भूगोल सब पता होना चाहिए। मोदी ने लोगों से कहा जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो कांग्रेस के जमाने में हुए करप्शन और बीजेपी के शासन के दौरान हुए कामों को जरूर याद कर लें। साथियों, कांग्रेस किस तरह गरीबों का हक छीनती है, उसका जीता जागता प्रमाण है फर्जी लाभार्थी घोटाला। जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके नाम पर तिजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे। लोग कांग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे, उनके दलालों के हवाले कर दिया जाता था। आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है, कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई है, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सतना के बाद मोदी छतरपुर पहुंचे तो मोदी के तेवर और तल्ख हो गए। यहां मोदी ने कांग्रेस की गारंटीज की बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटीज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, मिठाई बताकर लोगों को मीठा जहर खिला देती है। कांग्रेस ही ना बड़ा सोच सकते हैं और न ही बड़ा काम कर सकती है। इसलिए जब कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करे ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था, उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी और इसका नतीजा क्या हुआ? बिजली कटौती बढ़ी, उद्योग चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। अब हालत यह है कि वहां गरीब कल्याण की योजनाएं एक एक करके बंद हो रही है। आपने मोदी की बात सुनी, अब मैं आपको कांग्रेस की बात सुनवाता हूं। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मध्य प्रदेश में थे। चित्रकूट और रीवा में प्रियंका की पब्लिक मीटिंग हुई। राहुल ने अशोकनगर और जबलपुर में कैंपेन किया। राहुल गांधी ने जो कहा वो ज्यादातर बातें पुरानी थी, लेकिन प्रियंका ने नरेंद्र मोदी पर करारे हमले किए। प्रियंका ने मोदी को सत्ता के लिए जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने वाला नेता बताया, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का दोस्त और किसानों का दुश्मन बताया और इसके बाद प्रियंका ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना लगाया। प्रियंका ने कहा शिवराज खुद को मध्य प्रदेश का मामा कहते हैं, लेकिन मामा तो कंस भी था। यहाँ
आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूँ, घबराओ मत, कहते हैं ना मामा जी। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूँ, घबराओ मत, मामा जी हूँ। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है, कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से कैंपेन की कमान आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली, जबकि बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आज 4 रैलियां की। चूंकि मान्यता यह है कि भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है, इसलिए अमित शाह ने अपनी हर रैली में प्रभु राम की बात की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र किया और वादा किया अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन करवाएगी। और इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने सिर्फ जनता को लूटा है, हर योजना में भ्रष्टाचार किया। अमित शाह ने कहा कि महादेव ऐप घोटाला तो सिर्फ एक उदाहरण है, मानगी है। घोटालों की पूरी लिस्ट जब बाहर आएगी तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले हजारों करोड़ महादेव ऐप से जोड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें घपला, आवास भेजे उसमें घपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें घपला। हर गांव में आज बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा? भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है। सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। अमित शाह ने महादेव घोटाले का जिक्र करके भूपेश बघेल पर हमला किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरिया के रैली में बघेल का बचाव किया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अब जनता की अदालत में हारने लगती है तो दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाकर लोगों को बहकाने की कोशिश करती है। खड़गे ने कहा कि चुनाव के वक्त ईडी, सीबीआई का काम इसलिए बढ़ गया है, कांग्रेस के नेताओं के घरों पर अफसरों की ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन इस सब से कुछ नहीं होगा। जनता सब देख रही है, समझ रही है। भूपेश बघेल का बचाव करते करते खड़गे एक गलती कर गए। उन्होंने कह दिया कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगले ही पल खड़गे को एहसास हो गया कि मुंह से यह बात गलत निकल गई, तो उन्होंने खुद को करेक्ट करने की कोशिश की। कहा कांग्रेस हाईकमान जिससे तय करेगा वो पार्टी के वादे पूरे करेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर केंद्र सरकार की एजेंसियां धाक डालती है, सीबीआई को बुलाती है, ईडी को बुलाती है, इनकम टैक्स को बुलाती है। किनके ऊपर? सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेताओं पे, उनके घर पे ये सब धाक डालते हैं। मैं पूछता हूं, वही आप बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं कर रहे? बीजेपी में तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बीजेपी में तो बड़े बड़े व्यापारियां हैं,
लेकिन वो सब छोड़ के आप कांग्रेस को एक सत्ता से दूर रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। फिर से यहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन के आएंगे। हाईकमांड जो चाहेंगे वो आएंगे और आकर जो हम वायदे आपको किए हैं वो वायदे पूरे हम निभाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई भी हो हमारे तरफ से। असल में भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार चलाई, जिस तरह से चुनाव में कैंपेन संभाला, उससे लगता है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ये जानती है कि अगर कहीं वो जीत सकती है तो छत्तीसगढ़ उसमें से सबसे पहला राज्य है। लेकिन कांग्रेस के नेता खुद बार बार कहते हैं अगर जीते तो शायद उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। इसलिए आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सब बातें कही तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। उनके मुंह से पहले निकला भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में वो बार बार अपने आप को करेक्ट करते रहे कि भूपेश बघेल नहीं, हाईकमान जिसे चाहेगी वही बनेगा। अब जरा सोचिए कि हाईकमान ये कह रहा है जिसे हाईकमान चाहेगी वो बनेगा। इस कंफ्यूजन का भूपेश बघेल को नुकसान होगा। एक और बड़ी खबर यह है कि गिफ्ट लेकर, फेवर लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की लोकसभा की मेंबरशिप खत्म हो सकती है। आज इस मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने अपनी 500 पन्ने की रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंप दी। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने बताया कि कमेटी के 6 मेंबर्स ने रिपोर्ट के निष्कर्ष पर सहमति जताई, 4 मेंबर्स इसके खिलाफ थे। जिन मेंबर्स ने रिपोर्ट से सहमति जताई उनमें कांग्रेस की सांसद परिणीति कौर भी शामिल हैं। कमेटी की रिपोर्ट स्पीकर को सौंपने के बाद विनोद सोनकर ने यह तो नहीं बताया कि एथिक्स कमेटी ने महुआ को लेकर क्या सिफारिश की है, लेकिन उनकी बातों से साफ था कि महुआ की मुश्किल बढ़ने वाली है, महुआ की मेंबरशिप खत्म हो सकती है। एथिक्स कमेटी के द्वारा महुआ मोइत्रा पे जो आरोप था उसको लेके एथिक्स कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। आज के मीटिंग का सिंगल एजेंडा था कि उसको लेके रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, और इसमें अडॉप्ट किया गया, रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें 6 लोग समर्थन में थे रिपोर्ट के और 4 लोगों ने अपना डिसीजन नोट सबमिट किया है। कमेटी के सभी सदस्यों ने, चाहे निशिकांत जी के द्वारा जो आरोप था या हीरा नंदानी जी के द्वारा जो एफिडेविट था या अधिवक्ता वकील साहब जो है दयादरी के द्वारा जो बयान था, उन सब रिपोर्ट को विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया और तैयार करने के बाद अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को हम लोग भेज रहे हैं। इसके आगे कार्रवाई लोकसभा स्पीकर। विनोद सोनकर ने तो महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन महुआ के खिलाफ जिस तरह के सबूत हैं, महुआ ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उससे लगता है कि महुआ भी जानती हैं कि उनकी मेंबरशिप तो जाने वाली है। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनके मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को किसने लीक किया। एक इंटरव्यू में महुआ ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को कैंगारू कोर्ट का फैसला बताया और कहा कि अगले चुनाव में वो और भी ज्यादा मार्जिन से जीतकर लोकसभा में आएंगी। महुआ ने कहा अगर उनकी मेंबरशिप चली भी जाती है तब भी वो अडानी के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। महुआ मोइत्रा के केस में 2-3 बातें साफ हैं। उन्होंने अपना लॉगिन और पासवर्ड एक उद्योगपति को देकर गलती की, अपने नाम से पार्लियामेंट में सवाल पूछने की छूट जिसे दी उससे महंगे गिफ्ट लिए, ये एथिक्स के खिलाफ है। दूसरी बात ये, जब एथिक्स कमेटी ने उनका एक्सपल्शन रिकमेंड किया है तो उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप जाना निश्चित है। और तीसरी बात है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस महुआ का बचाव नहीं करेगी, उन्हें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी होगी। इन सारी बातों का मतलब है कि महुआ मोइत्रा का पॉलिटिकल करियर खतरे में है। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं,
अयोध्या में दीपावली के अवसर पर महा उत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। अयोध्या प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयार है। इस बार अयोध्या में दिवाली के दिन सरयू नदी के तट पर 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। पिछले साल अयोध्या में दिवाली के दिन 21 लाख दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। इस साल ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए ये दिवाली इस बार बहुत विशेष है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रशासन भी पूरे उत्साह के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। लेजर लाइट्स लग चुकी हैं। अयोध्या में चौक चौराहे जगमगा रहे हैं। आज अयोध्या में ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग की। इसमें अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का गठन होगा। ये परिषद अयोध्या शहर के दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास और प्रचार का काम करेगी। आने वाले चुनाव में बीजेपी राम का नाम घर घर ले जाएगी। आरएसएस के लोग भी भव्य राम मंदिर के लिए पूरे देश में अलग जगाएंगे। हर मंदिर में 22 तारीख को पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान राम का नाम गूंजेगा। और जाहिर है आने वाले चुनाव में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाएगी। कांग्रेस दुविधा में है कि राम मंदिर को अब अपना कैसे बताएं। इस मुद्दे पर अब बीजेपी पर आरोप कैसे लगाएं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।